स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम है आपका फिर से मेरे चैनल के ऊपर एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करने के लिए? मार्क्स गेन करने के लिए। आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। जो है यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसकी लिमिट्स यानी दायरे क्या थे, वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए, टॉपिक आपको समझ में आए और आपकी सारी चीजें एक एक करके क्या होती जाए, क्लियर होती जाए। क्योंकि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसका बढ़िया से बढ़िया क्या मिल सके, फायदा मिल सके। टाइम वेस्ट मैं करता नहीं हूं, तो चलिए आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, आज का अपना टॉपिक होने वाला है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसके दायरे क्या थे। तो इसमें हम दो मेन कम्युनिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या वजह था जिसकी वजह से उन कम्युनिटीज ने इस आंदोलन में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। तो पहला जो अपन लाइन है देखिए, जैसे जो मैंने लिखा हुआ भी है, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। यानी जब भी गांधी जी ने स्वराज के लिए हुंकार भरी तो जरूरी नहीं है कि हर सोशल ग्रुप जो हमारे देश में जितने भी सामाजिक समूह रह रहे थे सब इस विचार को सुनकर, मतलब कि उनको ऐसा लगा कि अपने को इस आंदोलन में क्या करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। यानी सबके सब क्या नहीं थे, मुंह नहीं हुए थे। यानी सबके मन में इस तरह की विचार नहीं आए कि अपने को इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। जैसे पहला जो मैंने लिखा हुआ अनटचेबल, जिनको अछूत कहा जाता था, जिनको बाद में दलित के नाम से पुकारा जा गया, तो अनटचेबल जो थे, ठीक है, उनकी मेन वजह क्या थी वो अपन इसमें पढ़ने वाले। देखो क्या लिखा हुआ है, अनटचेबल्स वो फ्रॉम अराउंड द 1930s, ध्यान रखना ये 1930 यानी 1930 के दशक के अंतर्गत बिगेन टू कॉल देमसेल्व्स दलित और ओप्रेस्ड। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी इससे पहले उनको अनटचेबल कहा जाता था, लेकिन 1930 यानी 1930 के दशक में उन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया, दलित और ओप्रेस्ड कहना शुरू कर दिया। किन्होंने? अनटचेबल ने। जैसे देखो लिखा हुआ भी है, For long the Congress had ignored the Dalit for fear of offending the Santanis। ऐसी बात नहीं है, सनातनीज जिनको कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस इन दलित्स की क्या नहीं करना चाहती थी, मदद नहीं करना चाहती थी। लेकिन हमारे देश में कुछ इस तरह के समूह थे जिससे उनको लगता था कांग्रेस को कि अगर हमने इनका साथ दिया, दलित्स का साथ दिया, तो उनके विरोध का अपने को क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस उनका साथ देने के पक्ष में नहीं थी। जैसे मैंने लिखा हुआ है, देखो सनातनीज लिखा हुआ है, यानी द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू, यानी हाई कास्ट के जो हिंदू थे उनको अपन क्या बोल रहे हैं, सनातनीज बोल रहे हैं। तो कांग्रेस को उनसे क्या था, भय था, डर था कि अगर हमने दलित को सपोर्ट किया तो कहीं वो हमारे खिलाफ ना हो जाए। तो एक और इंपॉर्टेंट लाइन बन गई आपकी कि क्या वजह थी जिसकी वजह से कांग्रेस दलित जो थे उनको सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी। लेकिन महात्मा गांधी जो थे उनके विचार थोड़े क्या थे, अलग थे इस चीज को लेकर, यानी वो दलितों के प्रति क्या थे, सपोर्टिव थे। उनका मानना था कि समाज को इनको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। खासकर जो अपन ने बात करी, जो हाई कास्ट वाले जो हिंदूज थे उनके मन में उनको लेकर थोड़ी क्या थी, गलत धारणाएं थी, वो डिस्क्रिमिनेशन वाली, भेदभाव वाली। तो गांधी जी उन धारणाओं को क्या करना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years ऑफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि जब तक ये छुआछूत वाली प्रथा खत्म नहीं होगी, यानी जो छुआछूत वाली जो प्रथा चल रही है, अपन इनके साथ उस आधार पर जो भेदभाव करते हैं, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक अगले 100 सालों तक भी अपने को क्या नहीं मिलने वाली, आजादी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए अपने को ये जो अनटचेबिलिटी वाली जो प्रथा है या जो व्यवस्था है, इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। किसने कहा था ये? महात्मा गांधी ने कहा था। और देखिए उन्होंने क्या कहा, ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। वो ये जो अछूत होते थे उनको हरिजन कह के पुकारते थे, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ध्यान रखना, ईश्वर की संतान है ये हरिजन, ठीक है ना, भगवान विष्णु का नाम है ना हरि, तो उनके जन कहा जाता था, यानी वो इनको चिल्ड्रन ऑफ गॉड मानते थे। कौन? महात्मा गांधी। किनको? दलितों को। और इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किए, यानी इनके लिए उन्होंने सत्याग्रह भी क्या करे, आयोजित करे। किस लिए? ताकि उनको मंदिरों में भी जाने दिया जाए, जो सार्वजनिक कुएं हैं वहां से पानी लेने दिया जाए, इसके अलावा टैंक वगैरह है वहां से भी
जो सड़कें हैं उनका भी प्रयोग करने दिया जाए, और जो विद्यालय हैं उनका भी उनको क्या करना चाहिए, यानी वहां पर उनको शिक्षा देनी चाहिए, यानी दूसरे जो अपर कास्ट के लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ उनको भी क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके। तो इसीलिए उन्होंने क्या करे थे, सत्याग्रह चलाए थे। किनके लिए, दलितों के लिए। किस लिए, मैंने कहा था कि उनको टेंपल में एंट्री मिल सके, इसके अलावा जो पब्लिक वेल्स है उनको एक्सेस कर सके, जो टैंक्स है उनको एक्सेस कर सके, रोड्स है उनको एक्सेस कर सके, और स्कूल को भी उन दूसरों जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके समान क्या कर सके, वो एक्सेस, यानी विद्यालय भी उनके समान उनके साथ जाकर पढ़ सकें। इसीलिए वो खुद जो है ना, गांधी जी खुद जो है वो क्या करते थे, टॉयलेट साफ करते थे। ठीक है, क्यों साफ करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भाई ये जो दलित है ना, ये हमारे लिए इस तरह काम करते हैं, इसीलिए अपन उनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो गांधी जी खुद इस तरह काम करके जताना चाहते थे कि भाई मनुष्य जो होता है तो मनुष्य होता है, उसके बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपर कास्ट का हो चाहे लोअर कास्ट का हो। इसीलिए वो टॉयलेट्स क्या करते थे, क्लीन करते थे। किस लिए, टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द बंगियन, जो स्वीपर्स थे, जैसे मैंने कहा ना कि जो इस तरह का गंदगी साफ करने का काम करते थे उनको क्या कर सके, सम्मान दिला सके। और जो मैंने कहा था जो अपर कास्ट के जो लोग हैं ना, वो उनके मन में इनको लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना है, यानी दलितों के लिए जो मैल है उसको क्या कर सके, साफ कर सके। यानी वो चाहते थे कि ये जो छुआछूत वाली प्रथा के आधार पर जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके मन में जो ये दलित लोग हैं उनके प्रति जो भेदभाव वाली जो भावना है उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इसीलिए वो इस तरह क्या करते थे, स्वयं इस तरह के, जैसे नाली साफ करना है, टॉयलेट साफ करना है, वो स्वयं ऐसा काम करते थे ताकि इनके काम को समाज में क्या दिला सके, सम्मान दिला सके, और खासकर अपर कास्ट वाले लोगों को बता सके कि भाई इनके साथ भेदभाव करना सही नहीं है। तो महात्मा गांधी जो थे इनके प्रति बहुत ज्यादा क्या थे, सपोर्टिव थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सारे के सारे लीडर ऐसे नहीं थे, जैसे लिखा है, बट मैनी दलित लीडर्स, कई ऐसे दलित लीडर्स थे, वर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। यानी मैं इनडायरेक्टली अगर कहूं तो कुछ ऐसे दलित लीडर्स थे जो इनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिलाना चाहते थे। जब तक इनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा दलितों को, तब तक उन दलित लीडर्स का ऐसा मानना था कि भाई इनकी समस्याओं का कोई क्या नहीं निकल सकता, समाधान नहीं निकल सकता, इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलेगा, तभी इनकी स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा, इनको समाज में एक दर्जा मिलेगा और इनके साथ भेदभाव खत्म होगा। इसीलिए उन्होंने दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट चूज दलित फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसीलिए उन्होंने अपने आप को क्या करना शुरू किया, संगठित करना शुरू किया। किन्होंने, दलित लीडर्स ने दलितों को, किस लिए, ताकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर भी उनके लिए सीट क्या की जा सके, आरक्षित की जा सके। किनके लिए, दलितों के लिए। इसके अलावा उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की भी मांग थी कि इनके लिए अलग से क्या किया जाए, एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया जाए, ताकि वहां पर जो है ना दलित है ना उनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत क्या किया सके, चुना, यानी उसका मेंबर उनको चुना जा सके। किनको, दलितों को। ऐसा कौन सोच रहे हैं, कुछ दलित लीडर्स ऐसा सोच रहे हैं जिनके बारे में अपन आगे वाले लाइन के अंदर पढ़ेंगे भी इसी टॉपिक के अंदर कि वो नेता कौन थे जो इनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिलाना चाहते थे ताकि समाज में इनका एक समान दर्जा मिले दूसरी कास्ट के समान, और इनको भी मतलब लोग बराबरी के दर्जे से देखें, नीचे के दर्जे से ना देखें। वो अपन आगे इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसीलिए नागपुर और महाराष्ट्र के अंदर इनका थोड़ा दबदबा ज्यादा था। किनका, जिनको अपन दलित बोल रहे हैं इनका। इस वजह से नागपुर और महाराष्ट्र के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर इनका जो पार्टिसिपेशन था वो इतना नहीं था। किनका नहीं था, जो दलित थे। ठीक है, कारण मैंने बता दिया आपको किस वजह से उनको लगता था कि भैया अपने को इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, हम उस नेता की बात करेंगे तो उन नेता का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने दलितों को संगठित किया। ठीक है, किसके अंतर्गत, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशंस के अंतर्गत उन्होंने दलितों को क्या किया, संगठित किया। कब, 1930s में, 1930 के अंदर। और इस वजह से उनके बीच और महात्मा गांधी के बीच बहुत ज्यादा क्या होते थे, क्लैशेस भी होते थे। और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था दिसंबर 1931 के अंदर, जो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि वहां पर गांधी जी के साथ और भी नेता गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक थे।
जहां पर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी के और अंबेडकर के बीच बहुत ज्यादा क्या हुई थी, डिबेट हुई थी। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, जो मैंने अभी बताया था, उन्होंने मांग रखी थी अंग्रेजों के सामने। किन्होंने रखी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग रखी थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की, दलितों के लिए एक अलग से क्या होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, जिस वजह से उनका गांधी जी के साथ बहुत ज्यादा क्या हुआ था, क्लैश हुआ था, यानी उनके बीच विवाद हो गया था इस वजह से। ठीक है, तो व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर्स डिमांड, यानी जो अंबेडकर ने डिमांड रखी थी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो अंग्रेजों ने क्या कर ली थी, मान ली थी, जिस वजह से गांधी जी जो है वो अंबेडकर से क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे, और उन्होंने क्या कर दिया था, आमरण अनशन कर दिया था। किन्होंने? गांधी जी ने। किसके बाद? जो अंबेडकर ने डिमांड रखी थी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो डिमांड जब ब्रिटिशर्स ने मान ली थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो गांधी जी जो है उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था। ठीक है, किसने? महात्मा गांधी ने। डिमांड मैंने बताई दी आपको किस वजह से। अब जब उनसे पूछा गया कि भाई जब ये बात आती है कि ऐसा क्या था जिस वजह से उन्होंने आमरण अनशन करा, तो गांधी जी का कहना था कि इस डिमांड की वजह से जो सोसाइटी में इनके इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, नहीं जो मैं सोच रहा था कि समाज इनको अब क्या करेगा, अपने आप ही क्या कर लेगा, अपना लेगा, लेकिन इस डिमांड की वजह से, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की वजह से अब इनकी सोसाइटी में इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, यानी अब समाज में इनके एकीकरण की प्रक्रिया क्या पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। ये उन्होंने क्या दिया था, तर्क दिया था। किन्होंने? महात्मा गांधी ने। वही देखिए मैंने मेंशन कर रखा है, क्या क्या रखा है, देखो ध्यान से देखना। He believed that separate electorate for Dalits would slow down the process of their integration into society, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। गांधी जी को लगता था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है दलितों के लिए, इस वजह से समाज में इनके एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, यानी समाज अब इनको जल्दी नहीं अपनाएगा इस डिमांड की वजह से। कौन सी डिमांड की वजह से? सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की वजह से। ठीक है, जब ये काफी दिनों तक चलता रहा, आखिरकार अंबेडकर जो है उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। गांधी जी की स्थिति को, पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, मतलब अंबेडकर को लगा कि भैया इनकी बात क्या कर लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए, इतने बड़े नेता हैं देश के, ठीक है, देश के भले के बारे में ही सोचेंगे, तो फिर क्या होता है, वो इनकी बात मान लेते हैं, और इस वजह से फिर क्या होता है, इनके बीच एक समझौता होता है। ये मैंने लिखा है, कब होता है, देखिए सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पैक्ट का मतलब क्या होता है, समझौता ही होता है। किस किस के बीच होता है समझौता? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। किस नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट के नाम से। कब होता है? सितंबर 1932 को होता है। इसके आधार पर क्या समझौता होता है? इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, एससी, शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं, उनको रिजर्व सीट मिल गई। कहां पर? प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, इस समझौते के आधार पर। ठीक है, कौन सा? पूना पैक्ट के नाम से, जिसको अपन जानते हैं। क्या मिला? रिजर्व सीट मिल गई किसको? डिप्रेस क्लासेस को, जिसको हम फिलहाल किस नाम से जानते हैं, शेड्यूल कास्ट के नाम से। कहां पर? प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से। लेकिन क्या हुआ? दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। लेकिन यह भी बात रखी गई कि जो सामान्य चुनाव होते हैं वहां पर उनका एज ए कैंडिडेट खड़ा होना पड़ेगा, और अगर वहां पर वो चुने जाते हैं तो उस आधार पर क्या होगा, ये सारा प्रोसेस होगा कि इस तरह से उनको क्या किया जाए, चुना जाए, चाहे उनके लिए आप क्या कर रहे हो, सीट रिजर्व कर रहे हो। कहां पर? प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। लेकिन जो जनरल इलेक्टोरेट है उस आधार पर उनका एज ए कैंडिडेट खड़ा होकर और क्या करना होगा, चुना जाना होगा। ठीक है, एक तो ये कम्युनिटी हो गई आपकी। कौन से वाली बात कर रहे थे अपन? दलितों की बात कर रहे थे। तो यहां पर अपना क्या हो गया, दलितों वाला कंप्लीट हो गया। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो था कि भाई क्या वजह थी, जो दलित जो थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जो कम्युनिटी थी वो मुस्लिम्स थी। कारण क्या था? अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जनवरी यानी 1 जनवरी 1921 को क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। और अगर आपको याद हो कि फरवरी 1922 को, अब डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है, यानी किताब में या
अगर अपन नेट के ऊपर या किताब के आधार पर देखो 4 या 5 फरवरी के अंतर्गत है, तो क्या होता है फरवरी 1922 को क्या होता है, चोरा चोरी वाली जगह पर गोरखपुर के अंदर क्या होता है, ये हिंसा घटना होती है, चोरा चोरी घटना बोलते हैं इसको, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके बाद गांधी जी ने क्या कर लिया था, वो आंदोलन वापस ले लिया था। तो यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट भी वापस ले लिया गया। तो इस वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी वाले थे वो क्या थे, नाराज थे। देखिए लिखा हुआ है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट अलाइटेड फ्रॉम द कांग्रेस, यानी वो अपने आप को क्या कर रहे थे, अलग समझ रहे थे कांग्रेस से, क्योंकि उनको बड़ी क्या हुई थी, निराशा हुई थी, ठीक है, इस आंदोलन के वापस लेने से। इसी वजह से फ्रॉम द मिड 1920s यानी मिड 1920s यानी 1920 के दशक के मध्य से द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। क्या देखने में आ रहा था कि कांग्रेस की जो नजदीकियां ना वो लगातार क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, खासकर किन के लिए, जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप थे ना, हिंदुओं के, जैसे नाम भी दे रखा है हिंदू महासभा, इनके लगातार कांग्रेस की नजदीकियां इनके साथ क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो एक ये भी कारण बना जिस वजह से मुस्लिम जो थे वो थोड़ा क्या करने लगे, अपने आप को अलग महसूस करने लग गए, ठीक है, कांग्रेस से। एक तो आंदोलन वापस लेना, एक ये कारण था, ठीक है, जिस वजह से क्या होने लग गया, फिर हिंदू कम्युनिटी अपने धर्म को बेटर बताने की कोशिश करने लग गई, मुस्लिम अपने हिसाब से। तो इस वजह से इनके बीच गैप्स जो है, यानी जो दायरे हैं वो और क्या होते चले गए, बढ़ते चले गए, यानी और दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन क्या हुआ, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू नेगोशिएट एन अलायंस एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फोर्स्ड, यानी ऐसा लगा कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग, जो मुसलमानों की पार्टी थी, और अपने कांग्रेस जो थे, उन्होंने मतलब मिल बैठकर इस चीज के ऊपर क्या करने की कोशिश करी, समझौता करने की कोशिश करी कि अपन क्या करते हैं, अलायंस बना लेते हैं, और अलायंस बनाकर अपने वो क्या करेंगे, मतलब वो यूनिटी वाली जो बात है वैसा करने का वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कब, 1927 में ऐसा लगता है जैसे इनके बीच क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, किसके बीच, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच, क्योंकि उसी समय जो इनके इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जिनको आजादी के बाद वहां का कायदे आजम बनाया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, वो एक क्या रखते हैं, कंडीशन रखते हैं। क्या कंडीशन रखते हैं कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। इनके भी वही मांग थी कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट क्या किया जाए, अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाए। लेकिन उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि हम ये डिमांड छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि जिन क्षेत्रों के अंदर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां पर उनकी संख्या के आधार पर उनको क्या करना चाहिए, उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुना जाना चाहिए, संख्या के आधार पर उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। देखिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, उसके बाद में द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने कहा था ना, रिप्रेजेंटेशन को लेकर था, इन द फ्यूचर असेंबलीज टू बी इलेक्टेड, मैंने कहा था ना जो आगे जो असेंबलीज इलेक्ट की जाएंगी उसमें मुसलमानों को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, यानी कितने मुस्लिम प्रतिनिधि होने चाहिए उसके अंदर। इस चीज के ऊपर थोड़ा डाउट बना हुआ था। क्यों, जैसे मैंने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने क्या कहा था कि गिव अप द डिमांड, में ये डिमांड छोड़ने के लिए तैयार हूं, कौन सी, सेपरेट इलेक्टोरेट वाली, ठीक है। लेकिन कब, यदि जो मुस्लिम है ना, इफ मुस्लिम वर्ड्स assured reserved seat in the central assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated provinces like बंगाल और पंजाब। जैसे मैंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो डिमांड है वो छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए क्या की जाए, सेंट्रल असेंबली के अंदर सीट क्या की जाए, रिजर्व की जाए। सेम टू सेम दलितों वाली बात कि सेंट्रल असेंबली के लिए जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सीट क्या की जाए, रिजर्व की जाए, और जिन क्षेत्रों के अंदर मुसलमानों की संख्या क्या है, ज्यादा है, जैसे मैंने कहा बंगाल और पंजाब, वहां पर उनको उनकी संख्या के आधार पर क्या मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, यानी प्रतिनिधित्व
मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है तो रिप्रेजेंटेटिव भी ज्यादा कौन होने चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी से ही होने चाहिए, हिंदू कम्युनिटी से नहीं होने चाहिए। तो ये डिमांड रखी थी किसने, यानी एक कंडीशन रखी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने कि जो सेंट्रल असेंबली है वहां पर मुस्लिम के लिए क्या किया जाए, सीट रिजर्व की जाए, और जिन प्रोविंसेस के अंदर मुस्लिम संख्या में ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन है। उसी आधार पर मुस्लिम प्रतिनिधि चुने जाए। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये उनकी क्या थी, कंडीशन थी, किनकी, मोहम्मद अली जिन्ना की। ये कुछ समय तक इस तरह से वार्तालाप चलता रहा, लेकिन फिर क्या हुआ, 1928 के अंदर, 1928 के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, क्या होती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर हिंदू महासभा के एक जो मेंबर होते हैं M.R. जयकर, ठीक है, क्या नाम था, M.R. जयकर, ठीक है, मुकुंद रामाराव जयकर, ये उनका पूरा क्या था, नाम था। क्या नाम बताया मैंने, M.R. जयकर, ठीक है, क्या है फुल फॉर्म, क्या है, मुकुंद रामाराव जयकर। उन्होंने किसी भी समझौते से साफ साफ क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि भाई हमें आपसे इस प्रकार का कोई, ना तो हम आपको सीट रिजर्व करेंगे, ना संख्या के आधार पर आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो उसके बाद जो समझौता होने की पॉसिबिलिटी थी वो लगभग क्या हो गई, समाप्त हो गई, और फिर ये मतभेद और ज्यादा क्या होते चले गए, बढ़ते चले गए। तो ये मेन कारण था मुस्लिम कम्युनिटी का इस आंदोलन में पार्टिसिपेट ना करने का। और जो कई मुस्लिम लीडर्स थे उनको ये भी लगने लग गया था कि भाई जैसे ही देश आजाद होगा तो हिंदू क्या है, मेजोरिटी में, और मुस्लिम कम्युनिटी क्या रहेगी, माइनॉरिटी में रहेगी। तो जो हिंदू कम्युनिटी है उनको क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, ना तो उनका कल्चर फॉलो करने देगी और रीति रिवाज भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से फिर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच क्या होते चले गए, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए, और फिर लास्ट में फिर क्या हो गया, देश का पार्टीशन हो गया, यानी बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान बन गई। तो ये था अपना मेन टॉपिक किसके अंतर्गत, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, जिसमें अपन ने एक जो कम्युनिटी पढ़ी हो तो दलित पढ़ी, जिनको पहले अनटचेबल कहा जाता था, लेकिन 1930s के दशक के अंदर उनको क्या कहा, उन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया, दलित और ओप्रेस कहना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर गांधी जी उनके बारे में क्या सोचते थे, उनको क्या कहते थे, वो क्या करना चाहते थे, कुछ दलित लीडर है वो उनके बारे में क्या सोचते थे, किस तरह से उनको एम्पावरमेंट दिलाना चाहते थे। सेम टू सेम अपन ने कौन सी कम्युनिटी में पढ़ा, मुस्लिम कम्युनिटी में पढ़ा कि मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या डिमांड रखी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने उस डिमांड को छोड़ने के लिए क्या कंडीशन रखी थी, ठीक है। फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कब ऐसा लगा कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच क्या हो जाएगी, सुलह हो जाएगी, और क्या वजह थी जिसके वजह से हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी एक दूसरे से क्या होती जा रही थी, दूर होती जा रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के अंदर देखने हैं, और देखने ही नहीं है, उनको बढ़िया तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि अलग से टॉपिक है तो इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है, किसी भी रूप में आओ लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए आज इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से तैयार करें, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, आशा करता हूं कि आप उसी तरह से उसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि आपको उसको एग्जाम में उसका आपको क्या मिल सके, बढ़िया से बढ़िया फायदा मिल सके। तो ये था आज का अपना टॉपिक इस क्लास के अंतर्गत। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझने में इजी लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी आपको कोई नया वीडियो में अपलोड करूं तो तुरंत उसका आपको आपके पास क्या पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये था आज का वीडियो अपना, इसको अच्छी तरह से देखें, पूरा देखें, सारी चीजों को समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।